So, dear students, a very good morning to you all. And today we will study. Yes, good morning, Nimesh, Samir, Anjali, Khuti, Suhani, Pratyush, सबको गुड मॉर्निंग. यस, और भी हमारे साथ बच्चे हैं, उनका नाम नहीं लूंगा तो वो सैडी सैडी फील करेंगे. दैट विल नॉट बी गुड. इसलिए मैं किसी को सैडी सैडी नहीं करना चाहूंगा. आकाश, सबको गुड मॉर्निंग. सुगंध, सुरभि, सबको. सुशांत, समीर तो हो गया, दोबारा हो गया, इसका पैसा लगेगा. एक हमारे डेविड 10 भी है. भाव्या, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. चलिए, तो हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये देखें. सबसे पहला क्या है कि अगर मैं बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ूं, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको ये पूछा जाता है अबाउट द डिवाइस. व्हाट आर द डिवाइसेस वी आर यूजिंग which are based on heating effect of electric current. Okay. ये तो उसमें मैं दो नाम लूंगा अभी, और वो नाम है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब ये डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग. और दूसरा जो इस्तेमाल होता है दैट इज फ्यूज. ओके, फ्यूज. ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखो बोर्ड के क्वेश्चन पूछने का कायदा यही है, आप समझ लीजिए. या पढ़ाई का भी मकसद ये होता है कि वट एवर द लॉ यू आर स्टडिंग, ओके, वट एवर द लॉ यू आर स्टडिंग, हाउ यू आर अप्लाइंग दीज लॉज in any application, yeah, in any devices, yeah, you have made any devices where you are applying these laws. ठीक है, ये होता है मकसद. कुछ टॉपिक, कुछ लॉ का ये मकसद होता है कि जो नेचर में हो रहा है चीज, वो कैसे हो रहा है, क्या रूल ओबे कर रहा है वो नेचर, वो पढ़ाई होती है. जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है ना, ये सब. लेकिन वहां भी बहुत जगह हम लोग अप्लाई करते हैं कोई डिवाइस बनाने में. जैसे रॉकेट, न्यूटन थर्ड लॉ है कि नहीं. मेरे दिमाग में आया न्यूटन थर्ड लॉ, सोचे कि चलो भाई पूरा गैस भर दो रॉकेट में, उसको जला दो, बहुत तेजी से निकलेगा जल का धुआं, तो उसके बदले में क्या होगा कि रिएक्शन होगा, है ना. उसी तरह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो दैट इज इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फ्यूज. मैं जानना चाहूंगा, मैं हर एक बार हर क्लास सेशन में ये पूछता हूँ कि जो येलो कलर, एक्चुअली यहाँ वी विल स्टडी अबाउट द बल्ब विच इज इन येलो कलर, प्रीवियस बल्ब. तो उसका एक सही नाम क्या है? आर्गन बल्ब भी है, ठीक है, कोई बोले नहीं. नियॉन बल्ब भी है ना, साथ में उसको हम लोग इनकैंडेसेंट भी बोलते हैं. ये बात आप याद रखिएगा, इनकैंडेसेंट. सुन रहे हो? ला, सब चुप. इनकैंडेसेंट तब बोला जाता है जब कोई चीज इतना ज्यादा एनर्जी दे रहा हो कि वो ग्लो करने लगे. उस घटना को, फेनोमेना को हम लोग कहते हैं इनकैंडेसेंट. तो एक्चुअली बल्ब में क्या होता है, इतना ज्यादा एनर्जी एमिशन होता है, इतना ज्यादा हीट एमिट होता है कि वो ग्लो करता है. इसलिए उसको इनकैंडेसेंट बल्ब भी कहते हैं. अब देखो क्या है फंडा बल्ब के लिए. पहले तो जरा सा कल का टॉपिक पे बात कर लें कि मैंने आपको बताया था कि हीटिंग इफेक्ट फैक्टर क्या है, फैक्टर्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है. तो पहला तो हुआ कि भाई ये तार तभी ना गर्म होगा जब इससे करंट जाएगा, क्या है ना भाई.
तो एक हो गया कि हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, अभी मैं लिख दे रहा हूं, मैं प्रूव भी कर दूंगा कैसे है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, यानी जितना ज्यादा करंट जाने दोगे हीट उतना ही ज्यादा इवॉल्व होगा। फिर मैंने ये भी बताया था आपको कि ऐसे करके रगड़ कर हाथ बताया था कि जितना ज्यादा आप रगड़िएगा उतने ज्यादा गर्म होगा। तो वायर में भी वही होता है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है तो वायर में और सारे जो एटम्स हैं या जिससे वो इलेक्ट्रॉन निकला होगा वो जो आयंस है उन सब से बेचारा टकराता उकराता निकलता है वो, या आपस में ही इलेक्ट्रॉन चूंकि रैंडमली चलता है तो उसमें भी कॉलिजन होता है। तो यही क्या करता है काम, रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो स्वाभाविक है कि रेजिस्टेंस एक्चुअली एक तरह से हम माने तो जो मैकेनिक्स में फ्रिक्शन का बात होता है, ऐसे जो हाथ रगड़ते हैं, वही बात वहां करंट के फील्ड में रेजिस्टेंस वर्ड आ जाता है। वो रेजिस्टेंस ड्यू टू द कॉलिजन अमंग्स इलेक्ट्रॉन एंड द आयन व्हाटएवर या एटम जो प्रेजेंट है। ओके, तो ये आप देखिएगा कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस वाला आप वायर लगाएंगे उतना ज्यादा वायर हीट होगा। जैसे आप देखिएगा कि कॉपर वायर जो आप लगाए हुए वायरिंग में वो गर्म नहीं होता है। ये मानकर चले कि बहुत देर यूज कीजिएगा तब तो वो भी गर्म हो जाएगा, या बहुत ज्यादा लोड कर देंगे तो वो भी गर्म हो जाएगा। लोड कर देने से इसलिए गर्म होगा क्योंकि ज्यादा लोड कर देंगे, समझ रहे हो सब, मेरा भाषा समझ रहे हो ना जी? हाँ, ज्यादा ज्यादा अगर लोड कर दिए, जैसे प्रत्युष को मन किया कि ठंडा बहुत है तो हीटर भी लगा दिए, इमर्सन रॉड पानी में डाल दिए, हीटर से हाथ सेक रहे हैं, तो हीटर 1500 वाट का, इमर्सन रॉड 1500 वाट का, तो 3000 वाट। तो करंट विड्रॉ न करेगा, खींचेगा कहां से, वायर से। तो बेचारा प्रत्युष देखेगा कि वो कॉपर वायर तो गल रहा है। क्यों? क्योंकि करंट ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा इवॉल्व होगा, हीट इवॉल्व होगा तो स्वाभाविक है मटेरियल तो पिघलेगा ही। क्या प्रत्युष? हाँ, और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जैसे मान लिया कि मैंने कल बताया आपको ये बात कि वी आर यूजिंग हीटिंग डिवाइसेस, जो खासकर मुझे उससे हीट चाहिए, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई उस वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा हो, इसलिए हीटर का जो तार बना होता है दैट इज मेड ऑफ नाइक्रोम। नाइक्रोम एलॉय है, एलॉय का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट ज्यादा। और साथ में एक तो तय है भाई कि टाइम जितना ज्यादा लगाइएगा ये सब प्रोसेस में तो वो तो गर्म होगा ही। अब मोबाइल ही ज्यादा देर तक चलाते रहते हो तो गर्म होता है कि नहीं? तो ये तो मतलब अपनी समझ भी है कि अगर हम ज्यादा देर करेंगे तो, यानी ओवरऑल कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हीट का फॉर्मूला है हमारा I²RT, है ना? H=I²RT। इन्हीं सब बातों को हम लोग कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये बात याद रखिए, ऐसे पूछेगा नहीं बोर्ड में, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि एनसीईआरटी में जूल नाम का चर्चा नहीं है, लेकिन आप जान लें ये जो लॉ है, तमाम जो बात हुई, दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या समीर? जागे हुए हो ना? ठीक, लगे हाथ जरा भाई देख लो, एक मन में आता है जब तक डेरिवेशन नहीं दिखे। तो समझने के लिए मैं एक डिराइव कर देता हूं मैथमेटिकल वे में कि हाँ, कि जैसे पोटेंशियल इज व्हाट, पोटेंशियल व्हाट, अरे जितना खेला है तार में, जो भी खेला है वो चार्ज ही ना इधर से उधर जा रहा है, यही सब ना खेला है भाई, है ना? तो चार्ज, और ये चार्ज कब फ्लो करता है, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कराते हैं तभी ना चार्ज फ्लो करता है।
यानी वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है बाय द चार्ज, वर्क डन बाय द चार्ज बिकॉज वी आर गिविंग पोटेंशियल। अरे उसको दम दोगे तब ये ना चलेगा जी, हैं? खाना पीना खाएगा तभी ना हम लोग भी चलते हैं। तो जैसे ही हमने पोटेंशियल दिया तो सारा इलेक्ट्रॉन अपना दौड़ने भागने लगा, है ना। इसीलिए ना पोटेंशियल इज व्हाट, वर्क डन बाय चार्ज। ओके, वर्क डन बाय चार्ज। तो W इज इक्वल टू QV। हाँ, W इज इक्वल टू QV। ये जो वर्क डन हुआ, वर्क डन एक तरह से या तो एनर्जी के रूप में कंजर्व होता है, किसी को एनर्जी देगा या एनर्जी इवॉल्व करेगा, यही सब में बात होती है। तो ये जो वर्क डन है ये हम कह सकते हैं ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट H। ओके, और ये H जो हो गया वो QV हो गया, ठीक। और मैं जानता हूं ये चार्ज वगैरह जो फ्लो होना है दैट इज द करेंट। तो I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, Q/T। तो Q इज इक्वल टू IT। Q के बदले में क्या लिख देंगे, IT। और हमको ओम जी बताए थे, ओम जी कि देखो भैया V इज इक्वल टू IR लिख लेना, है ना। तो VIR लिख दिए तो क्या बन गया, I²RT। ओके ओके, अरे बोलो ना यार यस सर वगैरह। ओह, तुम लोग भी कॉपी चेक कराने आएगा ना या आंसर बोलेगा ना तो गुड नहीं बोलेंगे, वेरी गुड नहीं बोलेंगे, कहेंगे बैठ जाओ खाली डायरेक्ट, समझ गया। यस सर बोलने में तुम लोग को इतना दिक्कत लगता है, नेट ज्यादा खपत होता है क्या। अब देखो ऋषभ मेरा कितना अच्छा है, आजकल ऋषभ नोट्स नहीं मांगता है ना, लगता है सारा नोट कहीं पे अवेलेबल हो गया इसको। हाँ, तो इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बात आप याद रखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब की जब बात होती है तो आपको चाहिए क्या भाई, इलेक्ट्रिक बल्ब से लाइट चाहिए, है ना, हीट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हीट चाहिए ताकि वो ग्लो करे, है ना, समझना बात, ग्लो करे, ज्यादा हीट चाहिए, ज्यादा हीट चाहिए मतलब कैसे आएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा। लेकिन दूसरा बात क्या, कि अगर हीट ज्यादा होगा तो क्या होगा, तार पिघल भी सकता है। तो हमारा मकसद होगा कि हीट मिले जरूर लेकिन तार पिघले नहीं। और तार पिघलेगा कब नहीं, गुड, ओ गलती हुआ, गुड तो मैं सोचा था कि नहीं बोलने के लिए। हाँ, इसलिए जो वायर, उसके बाद ये जो आई है वो क्या होगा, क्या होगा आई, वन 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 पॉइंट वन क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई। ओके, ये तो हो गया हमारा तार का एक गुण। दूसरा हम चाहते हैं कि हीट ज्यादा हो, तो हीट कैसे ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस यदि ज्यादा, है ना, यानी हम चाहेंगे कि हाई रेजिस्टेंस का हो। तो ऐसा कौन सा वायर है भाई, कौन सा एलिमेंट है, तो वो काम करेगा कौन, टंगस्टन, ठीक। लेकिन यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, कुछ लोग समझते हैं कि टंगस्टन का रेजिस्टेंस हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। आप आज से सीख ले, मैं बताया भी था, ये तो रिवीजन है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है इट इज ओके, बट रेजिस्टेंस हाई होता है नॉट ओके, रेजिस्टेंस इज नॉट हाई। सब भाई क्या, जी जी, ये यहाँ यही किया जाता है कि जो टंगस्टन वायर है वो बहुत पतला लगाया जाता है, पतला। और देखो यही फॉर्मूला का हिसाब किताब,
कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी ये जितना पतला होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। इसलिए याद रखिएगा, लिखिएगा जब कि टंगस्टन वायर इज यूज्ड तो लिखना ऑफ थिन वायर, ठीक है, थिन वायर ऑफ टंगस्टन। थिन वायर बिकॉज ऑफ इट्स थिननेस it offers high resistance. Itself it is not high resistance. ये बात याद रखिए। Because it has very less area of cross section, therefore it will offer high resistance. और high melting point जो हुआ वो उसका अपना प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक, ठीक है। वो तो डेफिनेट है, तो रेजिस्टिविटी कोई खास नहीं है, रेजिस्टिविटी कोई खास नहीं है, इसको चुनने का कारण है मेल्टिंग पॉइंट हाई, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऐसा कोई खास नहीं है कि वो बहुत हाई रेजिस्टेंस है, एलॉय ऐसा करेगा। एलॉय तुम इतने सोचो ना जी कि टंगस्टन मेटल है ना, टंगस्टन मेटल है, हेलो, टंगस्टन मेटल है, ठीक, और हम लोग हीट चाहते हैं जहां वहां एलॉय लगाते हैं, तो यहाँ एलॉय ना लगा के ई क्यों लगा दिया गया? एलॉय लगा देते तो एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट नहीं ठीक था, तो टंगस्टन लगाए मजबूरन, लेकिन टंगस्टन को जब लगाए तो वहां दिक्कत, वो तो मेटल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इट विल नॉट ऑफर हाई रेजिस्टेंस, इसे पतला लगा दिए। इसलिए ये पॉइंट याद रखिएगा, सारे बुक में इतना क्लियर नहीं लिखा हुआ है ये बात को, सीधे लिख देता है हैविंग हाई रेजिस्टेंस, है ना। समीर लगता है कि छोटा बच्चा लेकर बैठा हुआ है क्या है? और हमको लगा जब तुम बोल रहा है तो बच्चा उच्चा का आवाज आने लगा, हम सोचे कि जवाहरलाल नेहरू बन गया होगा छुट्टी में। चलिए, हाँ, फ्यूज, फ्यूज से शायद अब आप लोग परिचित नहीं रहते होंगे, क्योंकि आजकल जो घर बन रहा है नया नया, वो लोग एमसीबी लगाते हैं, एमसीबी, और उनको ये कॉन्सेप्ट हो सकता है नहीं मालूम हो, क्योंकि वो अब क्या हो रहा है घरों में कि जैसे ही बिजली गुल हो जाती है अपने घर की या किसी खास रूम की, तो लोग एमसीबी देखते हैं कि वो नीचे तो नहीं गिर गया, है ना अंजलि, और फिर उसको जाके उठा देते हैं। तो एमसीबी अलग कॉन्सेप्ट पे आधारित है। कोई बताएगा एमसीबी किस कॉन्सेप्ट पे आधारित है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर? नो, हम जबकि स्कूल में बता चुके हैं। हल्का फुल्का तो आपका लगता है मैग्नेटिक करंट तो खत्म हो ही चुका था, वो मैग्नेटिक इफेक्ट पे बेस्ड है, समझ गए। एमसीबी इज बेस्ड, ऐसा बोर्ड में पूछ सकता है बाबू, एमसीबी इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट, और फ्यूज इज बेस्ड ऑन, फ्यूज इज बेस्ड ऑन नहीं, फ्यूज इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और एमसीबी इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। बात याद रखिए। अब आइए, फ्यूज क्यों लगाते हैं? जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि प्रत्युष इमर्सन रॉड भी लगा के बैठा हुआ था, हीटर भी जला रहा था, है ना, गीजर भी चला दिया था, बहुत ठंडा लग रहा था उसको, तो जानबूझकर, क्योंकि होता है आदमी, आदमी है भाई, इंसान है, उतना ध्यान नहीं रहता है, तो जानबूझकर हम लोग जो मेन वायर होता है उसको कट कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक। ऋषभ भाई अपना जरा ये पंजा जो है ना उसको दबा के रखें, ठीक है। तो ये तार को कट कर देते हैं और वहां पे एक फ्यूज लगाते हैं, ठीक। वो फ्यूज में जो वायर होता है जानबूझकर ऐसा तार लगाते हैं कि थोड़ा भी
मतलब कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट से, एनर्जी से ज्यादा अगर एनर्जी मिल गया, उसको हीट मिल गया, तो तुरंत वो गल जाए। गलने का इंग्लिश होता है फ्यूज, इसलिए नाम पड़ गया फ्यूज। गल जाएगा तो स्वाभाविक है टूट जाएगा, टूट जाएगा तो इलेक्ट्रिक सप्लाई खत्म हो जाएगा। तो आपको एक एहसास हो जाएगा ना, अरे लगता है हम लोड ज्यादा कर दिए थे, इसीलिए लगता है फ्यूज उड़ गया। यही लोग बोलता है कि देखो भाई लोड ज्यादा हो गया। ठीक, तो यहां हमारा मकसद था कि जल्दी गल जाए, यानी जो वायर हम लें उसका प्रॉपर्टी हो कि वो जल्दी गल जाए, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। और दूसरा हमारा मकसद होगा कि भाई थोड़ा भी करंट ज्यादा जाए, समझना, थोड़ा भी करंट ज्यादा जाए वो हीट तुरंत हो जाए। सेंसिटिव, हाई सेंसिटिव रहेगा तब ना। थोड़ा भी, अब जैसे मान लिया कि तुम हीटर वगैरह सब जला दिए, तार सब जल जाए, तब पता चले ओ लोड ज्यादा कर दिए, कौन फायदा हुआ। तो इतना ज्यादा सेंसिटिव हो कि थोड़ा भी आप एक भी इक्विपमेंट एक्स्ट्रा लगा दिए तो तुरंत हीट हो जाए, ये हीट हो जाए, पिघल जाए, टूट जाए। तो तुरंत हीट हो जाए, जल्दी हीट हो जाए, उसके लिए क्या चाहिए? हाई रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस फ्यूज का भी हाई होना चाहिए। कुछ लोग मैं देखता था जब हम लोग छोटे थे उस समय, तो यही फ्यूज का ही कॉन्सेप्ट था। तो लोग क्या करते थे, वही जो जनरल तार होती थी उसी को छिल छाल के लगा देते थे, है ना। तो गलत है, वो तो कंडक्टर है, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर लगाने से क्या होगा? सबसे तो मजा अब पता चलता है, उस समय उतना ध्यान नहीं, छोटा में क्या जाने, सब मोटा कर देता था तार को। सोचो कितना हास्यास्पद अब लगता है सोच के कि तार मोटा करके लगाना तो और बेकार हो गया। रेजिस्टेंस क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। वही सोचो, मतलब आदमी का एक लॉजिक होता है ना, मोटा लगाएंगे ना मजबूत होगा, और यहाँ उल्टे हो रहा है। हाँ, बड़ा अच्छा अच्छा इंग्लिश वर्ड यूज करते हो यार, हैं समीर? हम्म, हाँ हाँ हाँ, ये भी अच्छा। उसके पहले तुम बोला इंट्रिंसिक शायद बोला था कि इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट बोला था। मैं देखो बच्चों को, मैं बच्चों को अप्रिसिएट करता हूँ, मैं बच्चा को ऑब्जर्व करता हूँ, कौन बच्चा क्या कर रहा है, क्या है। अच्छा लगता है, कोई बच्चा जरा हट के बोलता है तो अच्छा लगता है मुझे। और मैं भी बच्चों से सीखता हूँ बस, ये नहीं कि मैं सैचुरेट नहीं हो जाता हूँ कि मुझे बच्चों से क्या सीखना। मैं बच्चों को सीखता हूँ, मैं बच्चे को बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हूँ। चलिए आगे बढ़ा जाए। फ्यूज और बल्ब समझ गए? सब लोग फ्यूज बल्ब समझ गया। देखते हैं जरा सा पार्टिसिपेंट से थोड़ा बातचीत किया जाए। धीरज, धीरजानंद, ये कौन नाम है जी? धीरज, धीरज देखो बंद करके चला गया है। हाँ, अरे भाई जरा बताइए आप, अभी केबीसी में नहीं है लेकिन हाँ ऑनलाइन क्लास में है। हम जानना चाहेंगे कि बल्ब के वायर का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? क्या? हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। और उसमें क्या है? फ्यूज में, फ्यूज में क्या बच्चा? ओ गलती बोल दिए क्या? हो सकता है। हाँ, बल्ब में हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस, ठीक। और फ्यूज में
हाई रेजिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट लो। चलो बच्चा, कौन बच्चा ये बात बोला, बहुत अच्छा लगा कि सुना। हाँ, वेरी गुड। नहीं, प्रत्युष की आवाज ये नहीं थी। ओ, तुम्हारा ही था। एक सवाल मैं यहाँ देख रहा हूँ, एनसीईआरटी का ये सवाल है कि व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। ये तो मैं बता ही रहा हूँ, कॉर्ड कॉर्ड जो वायर लगाते हैं उसके बारे में कह रहा है कि वो हीट नहीं होता है जब करंट उससे पास करता है, लेकिन हीटिंग एलिमेंट तो हीट हो जाता है। हीटिंग एलिमेंट से अच्छा लिखना चाहिए था कि उसको हीटर का वायर हीट हो जाता है, ये लिखना चाहिए। बात तो समझ ही गए होगे कि वाई डज नॉट, ये कॉर्ड हीट नहीं होता, बिकॉज द वायर विच इज यूज इन कॉर्ड हैविंग गुड कंडक्टिविटी, है ना, इट नॉट ऑफरिंग सो मच रेजिस्टेंस दैट इट बिकम्स हीट हॉट, ही ना होगा। और हीटिंग एलिमेंट क्या है, ऑफर हाई रेजिस्टेंस, देयरफॉर इट बिकम्स हॉट। ओके। एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल मुझे दिख रहा है, जैसे लग रहा है, जरा इसको बनाना भाई। सवाल ये है कि कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring 96,000 coulomb of charge, 96,000 coulomb of charge in 1 hour, 1 hour. पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 50 वोल्ट। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को जरूर प्रीफर कीजिए बच्चा। अभी जो वाई द कॉर्ड ऑफ एलिमेंट वाला था कि हीट नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब समझे। मैं एनसीईआरटी के अलावा ज्यादा कुछ में नहीं जाता हूँ। बहुत हुआ तो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो जाना ही जाना है, बहुत हुआ और प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसके अलावा मुझे किसी बुक पे विश्वास नहीं है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये दिया हुआ है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। तो फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं। अरे क्या लिखा हुआ है, हाँ 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 हाँ, QTV हमारे पास फॉर्मूला हीट का दिया हुआ है, I²RT, है ना बच्चा। तो तरीका, और दिया हुआ है Q/QT, तो स्वाभाविक है कि इस I के जगह Q/T पुट कर देंगे, है ना, और TT कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस भी आ रहा है ना। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। तो V इज इक्वल टू IR, तो R निकाल लेंगे हम लोग, यही चीज करना है। बनाओ इसको, जल्दी से बनाइए। और एक चीज मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी फॉर्मूला यदि हम लोग डिराइव करें, तो मैं एक बताता हूं बेसिक उसका कॉन्सेप्ट। याद कीजिए कि जब मैं ये फॉर्मूला डिराइव कर रहा था तो मैंने एक तार का एग्जांपल लिया था और बोला था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट होगा तभी वो चार्ज फ्लो करेगा, यानी वो चार्ज में दम आएगा। और मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज एंड देयरफॉर W इज इक्वल टू QV। और मैंने ये भी बताया था कि वर्क डन जो होगा वो एनर्जी के रूप में या तो कंजर्व होगा या इवॉल्व होगा। इवॉल्व होगा तो इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी दिस वर्क डन इज इक्वल टू H इज इक्वल टू QV। हो गया, कोई जरूरत नहीं है I वगैरह निकालना, QV का फॉर्मूला यूज कर देंगे, बम बम, है ना। यानी तो देखो एनसीईआरटी का सवाल यही होता है, एनसीईआरटी का सवाल बहुत अच्छा होता है, और यही बोर्ड में दे देगा। जो लोग एनसीईआरटी नहीं बनाएगा कहेगा गजब दे देता है सवाल भाई, एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं है, कहेगा।
हाँ वट एवर इट बी, लेकिन QV से बनाई हो ये